ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी भी यह कहने की स्थिति में कोई नहीं कि यह आग कब बुझेगी। हमले पर हमले जारी हैं, वार पर पलटवार जारी है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। अब यह जंग किस ओर जा रही है, क्या इसका अंजाम होगा, यह अंदाजा लगा पाना फिलहाल किसी के लिए आसान नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस युद्ध का A to Z। जंग की किताब के पहले पन्ने पे लिखा हुआ सबसे पहला नाम, जो अगर न मिटता तो शायद ये जंग इतनी खतरनाक न होती। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, जिनकी रजामंदी के बगैर ईरान में कोई काम नहीं हो सकता था। 28 फरवरी यानी जंग के पहले ही दिन अमेरिका इजराइल के पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। अब ईरान झुकने को तैयार नहीं, उसके जहन में आयतुल्लाह की मौत का बदला है। आयतुल्लाह खामेनी की मौत लाल रंग से जंग की नई इबारत लिखती। हालांकि सुप्रीम लीडर के जनाजे की नमाज पर अभी भी सस्पेंस कायम है। इरादे स्टील के, हौसले फौलाद के, एक ऐसा नाम जो ना होता तो ये जंग ना होती, एक ऐसा नाम जो ना होता तो शायद अमेरिका जंग में ना उतरता। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल पर होने वाले हर हमले में सीना ताने इजराइल के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। मौत की अफवाहों के बीच ईरान के हर हमले को खत्म करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड इस युद्ध में बैकबोन की भूमिका निभा रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका की सभी सैन्य गतिविधियों को कंट्रोल करता है, यानी एयर स्ट्राइक कब होगी, नेवी कहां तैनात होगी, सब यहीं से तय होता है। अगर युद्ध तेज होता है तो सेंटकॉम भी फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइल हमलों को कोऑर्डिनेट करता है। मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी बेस जो कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में है, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सेंटकॉम की होती है। सेंटकॉम न सिर्फ अमेरिका बल्कि सऊदी अरब, इजराइल, यूएई जैसे देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, यानी युद्ध का सेंट्रल कैरेक्टर यूएस सेंट्रल कमांड ही है। अगला अक्षर है डी, और डी इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है इस युद्ध की। यह रिप्रेजेंट करता है डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को पाषाण युग में वापस भेज देने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा है 2 से 3 हफ्ते में अमेरिका इस युद्ध से हट जाएगा। इससे यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और फैसलों ने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी। ट्रंप वो सेंट्रल फिगर हैं जिनकी नीतियों और योजनाओं ने ही ईरान अमेरिका रिश्तों में तल्खियां लाई। 2018 में परमाणु डील से पीछे हटने का फैसला किया। इसके बाद से अमेरिका ईरान के रिश्ते तेजी से बिगड़े, तनाव लगातार बढ़ता गया। ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया। यह ऐसा कदम था जिसने सीधे टकराव को और खतरनाक बना दिया, और इस बार इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को ही खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहे। युद्ध खत्म होने की तारीखें बताते तो नेटो देशों को धमकियां भी देते। कुल मिलाकर इस युद्ध के ट्रंप कार्ड कहे जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जब हमला बोला तो उसे नाम दिया एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी का मतलब ही होता है ऐतिहासिक प्रचंड क्रोध। अमेरिका ने एपिक फ्यूरी के तहत शुरू के 100 घंटों में ही ईरान पर जैसी विध्वंसकारी कार्रवाई की, उसने 34,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए स्वाहा कर दिए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान की सैनिक क्षमताओं, विशेष रूप से उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना और परमाणु खतरों को खत्म करना था। एपिक फ्यूरी नाम ईरान के भीतर खौफ पैदा करने और ये संदेश देने के लिए रखा गया था कि ये हमला एक अभूतपूर्व विनाशकारी प्रतिक्रिया है। अब बात एफ की करते हैं, यानी ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह। इसकी एंट्री हुई तो तहलका मच गया। हवा में टारगेट बदलते हुए और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को छकाते हुए जब फतेह मिसाइलें इजराइल पर बरसीं, तब लगा कि यह जंग का रुख पलट सकती है। इसके बाद ईरान से कई और मिसाइलें ऐसी छोड़ी कि दुनिया हैरान रह गई।
ये सवाल उठने लगा कि क्या ईरान ने चोरी छुपे ऐसी मिसाइलें भी तैयार कर ली हैं जिनके निशाने पर आधी दुनिया आ सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नाम लगातार दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, फतेह मिसाइल। ईरान की इस हाइपरसोनिक ताकत को सिर्फ हथियार नहीं बल्कि गेम चेंजर माना जाता है। फतेह यानी विजेता, फतेह यानी जीत। इसे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने विकसित किया है ताकि दुश्मनों के खिलाफ अपनी सैनिक क्षमता को और मजबूत किया जा सके। नवंबर 2022 में पहली बार दुनिया को इसकी जानकारी दी गई और जून 2023 में सफल परीक्षण के बाद इसे ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया। फतेह 1 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। ये मिसाइल मैक 13 से मैक 15 यानी आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा तेज होती है और करीब 1400 किलोमीटर दूर लक्ष्य का सटीक निशाना बना सकती है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल आयरन डोम जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेज सकती है। फतेह 1 के बाद ईरान ने फतेह 2 मिसाइल भी बनाई है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो करीब 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसकी खासियत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि इसकी चाल भी है। उड़ान के दौरान ये दिशा बदल सकती है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं मूव कर सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इजराइल और यूएस में फतेह का जबरदस्त तरीके से ईरान ने इस्तेमाल किया है। अमेरिका का अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, अमेरिका इसे अपनी वायुसेना का मल्टी रोल फाइटर भी कहता है। लॉकहीड मार्टिन ने इस जेट विमान को बनाया था और ये जेट एक शक्तिशाली F-135 इंजन से लैस है जो 43,000 पाउंड तक का थ्रस्ट पैदा करता है। करीब 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार, 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी ताकत इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शामिल करती है। इसकी असली ताकत है इसकी स्टेल्थ तकनीक, यानी दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य रहने की क्षमता। साथ ही ये 18,000 पाउंड तक हथियार ले जाने और अलग अलग मिशन, एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और निगरानी एक साथ करने में सक्षम है। इस युद्ध में ईरान के खिलाफ इस फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने F-35 को भी जमीन पर गिरा दिया है। दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और मिडिल ईस्ट के हर बड़े तनाव में एक शब्द बार बार सुनाई देता है, गल्फ। लेकिन आखिर ये गल्फ है क्या और क्यों पूरी दुनिया की नजर यहाँ टिकी रहती है? गल्फ का इलाका पूर्व में ईरान से घिरा है जबकि दक्षिण और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। करीब 990 किलोमीटर लंबा और लगभग 2,51,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये इलाका दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है। ये समुद्र सीधे खुले महासागर से नहीं जुड़ा बल्कि होर्मुज नाम के एक बेहद संकरे रास्ते से होकर ओमान की खाड़ी और फिर हिंद महासागर से जुड़ता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे अहम ऑयल चेक पॉइंट भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के आसपास कुल 8 प्रमुख देश हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। और इन तेल उत्पादक देशों को मिलाकर बनाया गया है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तेल सप्लाई और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा काफी हद तक इसी क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि इन दिनों जब अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है तो पूरी दुनिया की नजर गल्फ पर ही टिक गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना बयान एक बार फिर से वायरल है जब वो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रेटर इजराइल क्या है और क्यों इसे लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी हुई है? इजराइल के लोग ये दावा करते हैं कि ग्रेटर इजराइल का विचार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी है, जो मिस्र के नील नदी क्षेत्र से इराक की यूफ्रेट्स नदी तक फैला बताया गया है। 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद ये चर्चा तेज हुई जब इजराइल ने कई नए इलाके अपने नियंत्रण में ले लिए थे। 1977 में जब लिकुड पार्टी सत्ता में आई तब ग्रेटर इजराइल की बात इजराइल में खुलकर होने लगी। लेकिन जब से बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जिक्र किया है, पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। 2022 के चुनावों के दौरान ही नक्शे भी जारी कर दिए गए थे। इस नक्शे में पूरा जॉर्डन और लेबनान का लगभग पूरा हिस्सा, फिलिस्तीन, सीरिया का बड़ा हिस्सा, इराक, कुवैत और सऊदी अरब के उत्तरी हिस्से शामिल हैं। लेबनान में सैन्य ऑपरेशन के बीच ये मुद्दा फिर सुर्खियों में है। इजराइल इन कार्रवाइयों को सुरक्षा जरूरत और बफर जोन बनाने की रणनीति बताता है, जबकि आलोचकों का ये आरोप है कि ये ग्रेटर इजराइल रणनीति का ही एक हिस्सा है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष की आग में लेबनान के कई शहर बुरी तरह झुलस रहे हैं।
लेबनान के टायर और बेरूत जैसे शहरों में कई घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। चारों ओर जमींदोज इमारतें और मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। इजराइल का कहना है ये हमला ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ है। लेबनान के शिया संगठन हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में इजराइल के लेबनान पर आक्रमण के बाद हुई थी। ये खुद को शिया समुदाय की सबसे बड़ी ताकत बताता है। 1983 में बेरूत में बम धमाका हो या फिर 1985 में विमान अपहरण की घटना, इन सब में हिजबुल्लाह का ही हाथ था। हिजबुल्लाह इजराइल को खत्म करके शिया राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अब हिजबुल्लाह सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, बल्कि 1992 से लेबनान की राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। 3 मार्च से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। आज हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि सीरिया युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों में भी सक्रिय रहता है। 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था अचानक हिल गई थी। हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हमला कर दिया था। हमास ने गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे और दर्जनों हथियारबंद लड़ाके सीमा तोड़कर इजराइल के दक्षिणी इलाके में घुस गए। पैराग्लाइडर, मोटरसाइकिल और पिकअप वाहनों के जरिए घुसपैठ की गई और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करके और बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। इस हमले ने इजराइल को युद्ध की स्थिति में ला खड़ा किया। इधर इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो उधर हमास के खिलाफ गाजा में भी जंग जारी है। हूती विद्रोही यमन का वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ ईरान की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस युद्ध में ईरान के साथ खुले तौर पर शामिल होने वाला संगठन हूती है। हूती विद्रोही यमन से न सिर्फ इजराइल पर मिसाइल के जरिए हमला कर रहे हैं, बल्कि यमन के पास बाल अल मंदाब स्ट्रेट पर भी लगातार नजरें गड़ाए बैठे हैं। तेल के खेल में ईरान के साथ उसके समर्थन में खड़े हैं हूती विद्रोही। हूतियों को ईरान की शय हासिल है। यही दावा इजराइल का भी है कि ईरान ही हूतियों को हथियार मुहैया कराता है। यमन सरकार और कई सुन्नी अरब देशों का भी आरोप है कि ईरान और हिजबुल्लाह हूतियों को हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद देते हैं। हालांकि ईरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। हूती सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही नहीं लड़ते, सऊदी अरब और यूएई पर भी हूती ने कई बड़े हमले किए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं युद्ध का A to Z, और इसमें जब I का अक्षर आता है तो यह बेहद दिलचस्प हो जाता है। I से ही बनता है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, यानी ईरान की सबसे बड़ी ताकत, और इसी I अक्षर से बनता है IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, यानी इजराइल की शक्ति। ये दोनों ही आमने सामने हैं, और इस बीच I से आयरन डोम भी है, जिसकी चर्चा युद्ध शुरू होने के पहले दिन से लगातार है। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, यानी ईरान का वो सैन्य समूह जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। जानकारों की माने तो सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से ही ईरान की पूरी कमान IRGC के हाथों में ही है, जिससे राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ताकत लगभग ईरान में खत्म हो गई है। कई अहम सरकारी फैसलों और नियुक्तियों को IRGC ने रोक दिया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इस समय एक तरह की मिलिट्री काउंसिल बन गई है, जिसमें IRGC के सीनियर अधिकारी शामिल हैं और सभी अहम फैसले वही ले रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का वो अभेद्य कहा जाने वाला सुरक्षा कवच जो ईरान के हमलों के बाद सवालों के घेरे में आ गया। हालांकि ईरान और लेबनान की तरफ से दागी जाने वाली 90% मिसाइलों को आयरन डोम से रोके जाने का दावा किया जा रहा है। आयरन डोम को दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, जो इजराइल के ऊपर हवा से किए जाने वाले हमलों को लगातार रोकता आया है। IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस दुनिया की सबसे एडवांस कही जाने वाली सेना, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इजराइल के अस्तित्व पर आने वाले हर खतरे को नेस्त नाबूद कर देना। 1948 से लेकर 2026 तक इजराइल के ऊपर होने वाले हर हमले को नाकाम करने वाली फौज का नाम है इजराइल डिफेंस फोर्स। अपनी 3 विंग्स थल सेना, वायु सेना और नौसेना की बदौलत ही इजराइल सालों से दुश्मनों से लोहा ले रहा है। वैसे इजराइल में ज्यादातर नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होती है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। कुल मिलाकर ये दुनिया की सबसे सक्षम और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेनाओं में से एक मानी जाती है। ईरान के खिलाफ युद्ध में IDF और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशंस में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। जेरूसलम शहर 1 दावे 3।
एक ऐसा शहर जिस पर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों का दावा है। इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन भी इसे अपनी राजधानी के रूप में देखता है। यही विवाद संघर्ष की जड़ है। हजारों सालों से ये शहर युद्धों और नियंत्रण की लड़ाइयों का केंद्र रहा है। हर युग में इसकी रणनीतिक और धार्मिक अहमियत बनी रही। फिलहाल जेरूसलम की सबसे महत्वपूर्ण जगह टेंपल माउंट है, जहां 35 एकड़ की जमीन पर हजारों सालों से जंग लड़ी जा रही है। मुसलमानों की अल अक्सा वहीं पर है, यहूदियों की वेलिंग वॉल वहीं पर है और ईसाइयों का चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी वहीं पर है। ये जगह एक साझा व्यवस्था के तहत संचालित होती है। इजराइल समग्र सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखता है, जबकि जॉर्डन द्वारा नियुक्त इस्लामिक वक्त धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति है। हालांकि इस नियम को अक्सर इजरायली पुलिस बदलती रहती है। जैसे फिलहाल मुसलमानों और ईसाइयों को वहां इबादत की इजाजत इजराइल ने बंद कर रखी है। हालांकि मौजूदा युद्ध में फिलहाल जेरूसलम मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के हमलों में कई मिसाइल जेरूसलम में भी गिरे हैं। खैबर शेकन, खुर्रम शहर। खैबर शेकन ऑपरेशन प्रॉमिस 2 की सबसे खतरनाक मिसाइल। ईरान ने इस युद्ध में इजराइल पर अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जब उतारी तो उसने भयंकर तबाही मचा दी। खैबर शेकन सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को दूर से लक्ष्य पर हमला करने के लिए बनाया गया है। खैबर शेकन की रेंज 1450 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मैन्यूवरेबल वॉरहेड है, यानी चलते चलते ये अपना आप रास्ता बदल लेती है, लेकिन लक्ष्य से नहीं भटकती। एयर डिफेंस के लिए इसे ट्रैक करके रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। खुर्रम शहर। पहले युद्ध में ईरान 500 किलो वॉरहेड लगाकर हमला कर रहा था, लेकिन जब उसने रणनीति बदली तो दुश्मन की रातों की नींद उड़ गई। 500 की जगह मिसाइलों पर 1 टन वजन के वॉरहेड लगाकर ईरान ने खाड़ी देशों और इजराइल पर हमला किया। यह है ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल। जानते हैं 1 टन वॉरहेड कितना खतरनाक होता है? 1 टन वाले वॉरहेड से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो सकता है। कंक्रीट फैसिलिटी मलबे में तब्दील हो सकती है। कंक्रीट हैंगर में रखे इजराइल के F-35 हमलों से राख हो सकते हैं। एयरबेस पर इतना बड़ा गड्ढा हो सकता है जिसे भरने में कई दिन लग सकते हैं। ऐसी मिसाइल बेस के तेल भंडार या हथियार डिपो पर जब गिरती हैं, तो इसका ब्लास्ट रेडियस इतना बड़ा होता है कि एक चेन रिएक्शन को शुरू कर सकता है, जिससे पूरा बेस जल सकता है। अगर ऐसी मिसाइल से किसी राजनीतिक हस्तियों के आवास या दफ्तर पर हमले किए जाएं, तो उनका बचना नामुमकिन होगा। लेबनान न सिर्फ हिजबुल्लाह का गढ़, बल्कि इजराइल के ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को सच करता एक देश। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के एक विशाल हिस्से को खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। सीमा से 25 मील अंदर तक का इलाका अब नो मैंस लैंड बनने की कगार पर है। लेकिन खेल सिर्फ सीमाओं का नहीं है, खेल आबादी का है। लेबनान के भीतर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति है। इजराइल का मकसद साफ है, हिजबुल्लाह की इस इलाके से सप्लाई लाइन काटना, लितानी नदी तक की जमीन पर इजराइल का शासन। यानी लेबनान की कुल जमीन का करीब 10% हिस्सा अब इजराइल के कब्जे में जाने वाला है। इजराइल ने साफ कह दिया कि जब तक इजराइल के उत्तरी हिस्से सुरक्षित नहीं होते, तब तक एक भी लेबनानी वापस नहीं आएगा, और शियाओं के लिए तो दरवाजे लगभग बंद हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, जो पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के दम पर हिजबुल्लाह अभी तक रॉकेट दाग रहा है, लेकिन जमीन पर उसकी पकड़ ढीली होती दिखाई दे रही है। इस जंग में अब तक 1200 से ज्यादा मौतें और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेबनान में अब सिर्फ चीखें हैं और बारूद का धुआं। हम आपको दिखा रहे हैं ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का A to Z, और अब हम आपको M अक्षर दिखाते हैं। इस पूरे युद्ध में M फैक्टर ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब M से बनता है मोसाद, यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी।
ईरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई सहित पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी गई और जिस सफाई से इस काम को अंजाम दिया गया उसके पीछे मोसाद का ही हाथ बताया जाता है। एक ऐसा नाम जिसके लिए नामुमकिन जैसा शब्द डिक्शनरी में नहीं है, नाम है मोसाद। इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जिसने ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी असुरक्षित बना दिया। जनवरी 2018 की वो रात मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के एक गुप्त गोदाम से 50,000 पेज के दस्तावेज और 163 सीडी चुरा ली। इलैन एब्जेटार और योना जेरेमी बॉब की किताब टारगेट तेहरान में लिखा है कि सिर्फ 6 घंटे 29 मिनट के अंदर विशालकाय तिजोरियों को वेल्डिंग टॉर्च से काटा गया और आधा टन डेटा सीमा पार करा दिया गया। माना जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने के लिए ये एक बड़ा सबूत बना। साथ ही 2025 और 2026 के ताजा ऑपरेशंस में इसी डेटा का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। मोसाद का मंत्र साफ है, फौज से मत लड़ो, उनके दिमाग से लड़ो। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी, यानी सांप का सिर कुचल दो, शरीर अपने आप दम तोड़ देगा। 2025-26 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और IRGC के जनरलों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। खौफ इतना है कि आज तेहरान में कोई बड़ा अधिकारी अपने साय पर भी भरोसा नहीं करता। खुद मोसाद एजेंट निकला। साल 2026 की इस भयानक जंग ने पूरी दुनिया को एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्या हम परमाणु महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं? इस युद्ध की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 60% तक पहुंचा दिया है। उसके पास अब 460 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान के परमाणु स्टॉक फाइल्स को नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। In a fairly short period of time will be finished. They will not be able to do a nuclear weapon for years. And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me and that he will go there and he'll knock the hell out of them again. हालांकि सूत्रों की माने तो ईरान के अंदर कट्टरपंथी धड़ों में से आवाजें उठने लगी हैं कि ईरान को परमाणु बम बना लेना चाहिए। इस जंग का दूसरा अहम एन है नेटो। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नेटो पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने पर मजबूती से विचार कर रही है। This is NATO, and I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. And we learned from that, and remember what I said, because they made a big mistake. ट्रंप की नाराजगी की असली वजह है ईरान के खिलाफ जारी जंग में नेटो सहयोगियों का साथ न देना। ट्रंप ने साफ कहा है कि जो देश अमेरिका के लक्ष्यों का समर्थन नहीं कर सकते वो कायर है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे वो होर्मुज से जाकर अपना तेल खुद ले ले। हालांकि अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति अकेले नेटो को छोड़ नहीं सकते, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब इस गठबंधन को एक वन वे स्ट्रीट मान रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी सवाल उठाया है कि अगर अमेरिका इन देशों के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अपने हितों की रक्षा के लिए नहीं कर सकता तो नेटो में बने रहने का क्या मतलब। वेस्ट एशिया में चल रही जंग अब सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर जेब पर पड़ने वाला है, और वो भी तेल के जरिए। ईरान के साथ चल रही लड़ाई ने दुनिया में तेल की सप्लाई को हिला कर रख दिया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $119 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। यानी साफ है, महंगाई की आग अब और भड़केगी। सबसे बड़ा झटका आया है हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। पहले इस इलाके से रोज 100 जहाज निकलते थे, अब गिनती के 5 भी मुश्किल से जा रहे हैं। मतलब तेल की सप्लाई कम हो रही है और दुनिया को चलाए रखने के लिए उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नतीजा, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, हर चीज महंगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये जंग 3 से 4 महीने और चली तो तेल $200 प्रति बैरल तक जा सकता है। सीधा हिसाब समझिए, जितनी लंबी जंग उतना महंगा तेल और उतनी ही भारी आपकी जेब पर मार। वेस्ट एशिया की ये लड़ाई अब हर घर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली है।
ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान भी एक पार्टी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ कभी मतभेद तो कभी दोस्ताना संबंध रहे हैं। अमेरिका के कदमों में पाकिस्तान बिछा हुआ है, लेकिन इजराइल के वो पूरी तरह खिलाफ है। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान युद्ध के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए तो अपनी मेज आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इजराइल को कैसे वो बातचीत की मेज पर लाएगा? और क्या इजराइल पाकिस्तान की धरती पर हो रहे समझौते की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा? हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान में अपने राजनयिकों की सुरक्षा के हवाले से इजराइल को कड़ी धमकी भी दी है। ऐसे में पाकिस्तान इस जंग में क्या भूमिका निभा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध भले ही 28 फरवरी 2026 से पूरी तरह शुरू हुआ, लेकिन इसकी जड़ 2020 से ही पड़ गई थी। ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या से। कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया था, लेकिन कासिम सुलेमानी की मौत के 6 साल बाद और मौजूदा जंग के 1 महीना पूरा होने पर कासिम सुलेमानी का जिक्र अब भी हो रहा है। By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. कासिम सुलेमानी सर्वोच्च लीडर खामनेई के बेहद करीब थे और उन्हें ईरान में हीरो के तौर पर देखा जाता था। दरअसल ये माना जाता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उन्हीं की देखरेख में चल रहा था। अमेरिका और इजराइल की ईरान के जंग के पीछे मुख्य कारण ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम ही है। कुद्स फोर्स ईरान की IRGC की एक स्पेशल और विदेशी ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली सैन्य और खुफिया इकाई है। 1988 में स्थापित ये फोर्स मुख्य रूप से विदेशों में अपरंपरागत युद्ध और ऑपरेशन संचालित करती है। ये यूनिट हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करती है और सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता को जवाबदेह है। कुद्स फोर्स की स्थापना भी कासिम सुलेमानी ने की थी और उनकी मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी के हाथ में इसकी कमान आई। इसके सैनिकों को वॉरियर्स विदाउट बॉर्डर्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में ईरानी हितों को बढ़ावा देना, दुश्मनों खासतौर पर इजराइल और अमेरिका को कमजोर करना और प्रॉक्सी मिलिशिया को हथियारों के साथ ट्रेनिंग देना है। इसकी प्रमुख भूमिका 1994 में अर्जेंटीना के यहूदी केंद्र पर बमबारी और कई विदेशी आतंकी साजिशों में शामिल के तौर पर सामने आती है। ये सीरिया में बशर अल असद की सरकार और इराक में शिया मिलिशिया का समर्थन करने में महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका और इजराइल ने कुद्स फोर्स के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और इसके कई कमांडर्स को भी मौत की घाट उतार दिया है। रेजिम चेंज की बात जंग शुरू होने से काफी पहले से चल रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान की जनता से बार बार आह्वान भी किया गया। ईरान की जनता ने बड़े पैमाने पर ईरान की इस्लामिक सत्ता के विरोध में प्रदर्शन भी किए, जिन्हें बलपूर्वक दबा दिया गया। माना यह जा रहा था कि अमेरिका का मुख्य लक्ष्य ही ईरान में शासन सत्ता में बदलाव लाना है। इस अभियान में पहलवी राजशाही के वारिस भी शामिल थे और जनता से बार बार सत्ता परिवर्तन के लिए उठ खड़े होने की अपील कर रहे थे। युद्ध अब किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता। ईरान की सैन्य इकाई IRGC की तरफ से आक्रामक पलटवार किया जा रहा है। ऐसे में अब लड़ाई पूरी जीत या पूरी हार की ज्यादा बन चुकी है और इसके बीच रिजीम चेंज की बात अब छोटी नजर आ रही है। और अब वो अक्षर जिस पर इस युद्ध का सबसे बड़ा पेच फंसा है, एस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी इस पूरे युद्ध की वो दबी हुई नस जिसके दर्द से पूरी दुनिया कराह रही है। ईरान ने यहां ऐसी नाकेबंदी की है जिसने दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति के संकट में धकेल दिया। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता बन चुका है। ये सकरा रास्ता दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता है, जिससे होकर खाड़ी देशों का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ईरान ने पहले बार बार चेतावनी दी और अब इस रास्ते को तंग कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। अमेरिका इस समुद्री रास्ते को खुला रखने के लिए अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है।
मौजूदा जंग की स्थिति में ये इलाका थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिहाज से सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। Understand that they have been defeated militarily and will continue to be. President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. इस पूरे क्षेत्र में यहाँ सैन्य गतिविधियां, निगरानी और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा असर पड़ रहा है। अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के इस खतरनाक दौर में दो शहर सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और इजराइल का तेल अवीव। ये सिर्फ दो बड़े शहर नहीं, बल्कि इस महायुद्ध के सबसे बड़े प्रतीक और लक्ष्य बन चुके हैं। तेहरान से ईरान की राजनीतिक और सैन्य रणनीतियां तय होती हैं। युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सबसे अधिक इसी शहर को निशाना बनाया है। यहीं से ईरान की IRGC इजराइल अमेरिका पर हमलों को अंजाम दे रही है। तेल अवीव इजराइल का आर्थिक और तकनीकी हब है। ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी आतंकी गुट लगातार इसी शहर पर सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं। आयरन डोम के कारण कई हमले नाकाम भी हो रहे हैं, लेकिन इस शहर पर थोड़ी थोड़ी देर पर बजते अलार्म खतरों से लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमले में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। अब यहाँ पर सड़क पर उस इम्पैक्ट को देखिए, आप छोटे छोटे गड्ढे पूरे में देख सकते हैं, और उसके साथ ही ऊपर एक पूरी तरीके से जला हुआ घर देखिए। मेरे पीछे जो एक ये दुकान आप देख रहे हैं, इसके जो ग्लासेस हैं, इसका जो कांच है वो टूटकर बिखर गया था, जिसको इस समय बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा क्षति नहीं दिखती है, और यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई मिसाइल अटैक उस हिसाब का नहीं, बल्कि क्लस्टर बमों की वजह से हुआ अटैक था। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में करीब 10-12 जो बम थे वो बिखर गए थे, और उनकी वजह से, उनके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। युद्ध में तेहरान और तेल अवीव सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक लक्ष्य भी हैं, और सबसे ज्यादा तबाही भी ये दोनों शहर ही देख रहे हैं। युद्ध क्यों हो रहा है? इसके केंद्र में क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इन तमाम बातों का सिर्फ एक ही कारण है, यूरेनियम। पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट जो जब तक अपने स्थिर रूप में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपना स्वरूप बदला, यानी यूरेनियम 238 से 235 हुआ, दुनिया में तबाही मचा सकता है। ईरान में मौजूद करीब 500 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है, अगर 90% तक एनरिच हो गया तो ईरान परमाणु बम बना लेगा। अमेरिका, इजराइल इसी एनरिच्ड यूरेनियम के पीछे ही ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरी चुनौती भी है। अगर ये जंग अमेरिका जीत जाता है तो इस यूरेनियम का क्या होगा? दोनों ही देश इस यूरेनियम की खान पर कब्जा करना चाहते हैं। इस युद्ध में किसको मिलेगी जीत? कौन मारेगा बाजी? अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान? युद्ध से पहले लग रहा था कि अमेरिका कुछ ही घंटों में ईरान को घुटनों पर ले आएगा। ट्रंप दावा भी यही कर रहे थे। 2025 में ईरान के परमाणु सुविधाओं पर ट्रंप ने बम गिराए और युद्ध वहीं खत्म हो गया। इस बार भी यही लग रहा था, लेकिन ईरान के इरादे कुछ और थे। अब अमेरिका इस युद्ध से हटना भी चाहे तो हट नहीं पा रहा। इजराइल लगातार युद्ध जारी रखना चाहता है, लेकिन जमीन पर अपनी फौज नहीं, अमेरिका की फौज चाहता है। तो आखिर ये युद्ध कौन जीत रहा है? जिस युद्ध में अमेरिका जैसा सुपर पावर हो, सबसे उन्नत तकनीक के हथियारों वाला इजराइल हो, एशिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों वाला ईरान हो, दुनिया को चलता रखने वाला तेल हो, रूस चीन का समर्थन हो, उस जंग को भी अगर वर्ल्ड वॉर न कहा जाए तो क्या कहा जाए? मुमकिन हो ये फैसला लेना आसान न हो। विश्व युद्ध के पैमाने कई दूसरे कारकों पर निर्भर करते हो, लेकिन जिस मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, यानी तेल और परमाणु, वो अगर अभी नहीं तो आने वाले दिनों में इस जंग को विश्व युद्ध का नाम जरूर दे सकते हैं।
ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की इस जंग में असली कहानी किसी एक बड़े युद्ध से नहीं बल्कि कई एक्स फैक्टर्स से बनती है। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहा ईरान की इनडायरेक्ट वॉरफेयर स्ट्रेटजी, जिसमें उसने सीधे मुकाबले से बचते हुए अपने प्रॉक्सी आतंकी नेटवर्क जैसे हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया के जरिए अमेरिका और इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर उलझाए रखा। इस रणनीति को IRGC की कुद्स फोर्स ने व्यवस्थित तरीके से लागू किया, जिससे ईरान बिना फुल स्केल वॉर में उतरे भी लगातार दबाव बनाए रख सका। दूसरा बड़ा एक्स फैक्टर बना ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान के सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन और मिसाइल ने जंग की गणित को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसके साथ ही इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर भी इस संघर्ष का एक अदृश्य लेकिन बेहद अहम हिस्सा रहा है, जहां मोसाद और ईरानी नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन, साइबर अटैक और चुनकर हत्याओं के जरिए बढ़त हासिल करने की कोशिश करते रहे। इस खेल में ईरान का सबसे बड़ा हथियार केवल मिसाइल और ड्रोन नहीं है बल्कि युआन है। ईरान के हाथ में दुनिया की नस है जिसका नाम है होर्मुज स्ट्रेट, जिसने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक हाहाकार मचा रखा है। जंग अगर और लंबी हुई तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ईरान जानता है कि उसके पास सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि दुनिया को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने की ताकत भी है, और यही उसके काम आ रही है चीनी करेंसी युआन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने अब होर्मुज में एक स्क्रीनिंग सिस्टम बना दिया है। अगर किसी भी टैंकर को यहां से निकलना है और उस देश के कूटनीतिक संबंध ईरान से अच्छे नहीं है तो उसे बिचौलियों के जरिए ईरान को $20 लाख तक की रकम चुकानी पड़ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में ली जा रही है। ये सीधा सीधा अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती है। इंग्लिश अल्फाबेट में Z यानी Z आखिरी अक्षर है, लेकिन युद्ध की शुरुआत के लिहाज से देखें तो यह पहला होना चाहिए था, क्योंकि Z से ज़ियोनिज्म यानी वो विचारधारा मानी जाती है जो इस पूरे विवाद के मूल में है। ज़ायनिज्म एक राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान का आंदोलन माना जाता है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था यहूदी लोगों के लिए उनकी ऐतिहासिक भूमि में अपना एक देश बनाना। 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम के सेकंड टेम्पल को नष्ट कर दिया, जिससे अधिकांश यहूदी इजराइल छोड़कर जाने को मजबूर हुए। फिर 722 ईसा पूर्व में असीरिया के राजा ने उत्तरी इजराइल पर कब्जा किया और लोगों को निर्वासित किया। इसके बाद वो सदियों तक दुनिया भर में बिखर गए, जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदी विरोधी हिंसा और भेदभाव के कारण थियोडोर हर्जल ने यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए ज़ायनिस्ट आंदोलन की नींव रखी। इस आंदोलन के बाद फिर से 1948 में फिलिस्तीन में इजराइल को बसाया गया, उसी जगह पर जहां से वो 1878 साल पहले निकाल दिए गए थे। लेकिन ज़ायनिज्म को लेकर काफी विवाद भी है। खासकर फिलिस्तीनी लोग और उनके समर्थक मानते हैं कि इस प्रक्रिया में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार प्रभावित हुए हैं और उन्हें अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। इसलिए आज भी ज़ायनिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिसे कुछ लोग आजादी और सुरक्षा के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग इसे अन्याय और संघर्ष की वजह मानते हैं। तो ये था जंग का A to Z। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।